हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SRBSC क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता था कि हमारा पर्पस केवल और केवल पेपर 1 करवाना था। मैंने अनाउंस भी कर दिया था कि हम पेपर 1 ही करवाएंगे, 2 करवाने का हमारे पास टाइम बचा नहीं है। लेकिन फिर बच्चों की इतनी सारी रिक्वेस्ट आई, बच्चों की इतनी डिमांड आई कि मैम पेपर 2 भी करवाइए। तो आप बच्चों की डिमांड्स पे हम पेपर 2 भी लेकर के आए हैं और पेपर 2 में हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हम अपना ट्राई करेंगे, अपना बेस्ट देंगे कि आपको सारी यूनिट्स दे सके। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो या हो सकता है सारी यूनिट्स ना भी आ पाए, थोड़ा डिले आ पाए, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपका जो भी हो आपका बेनिफिट ही हो। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं बेटा अपना यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 जो है आपका दैट इज नथिंग बट थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है फिजिकल का। थर्मोडायनेमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टेटमेंट ऑफ। जो आपका पहला लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, वो क्या कहता है? बस पहला लॉ याद कर लो मैम। पहला लॉ जो कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। किसका लॉ था ये मैम? ये लॉ था हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो पहला लॉ क्या हो गया मैम? फर्स्ट लॉ हमारे पास हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ। बेटा इंटरनल एनर्जी यू एक स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? मैम सबको पता है कि इंटरनल एनर्जी यू जो है वो एक तरीके का स्टेट फंक्शन है। पाथ फंक्शन कौन होता है? हीट या फिर वर्क। अगर हीट और वर्क आते हैं तो वो पाथ फंक्शन होते हैं, अदरवाइज स्टेट फंक्शन। तो ये क्या हुआ मैम? ये स्टेट फंक्शन है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास मैम? करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिस इज अ स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट आइए, एंथैल्पी। व्हाट इज एंथैल्पी मैम? इतना इजी क्वेश्चन। डेल्टा H इज इक्वल डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, है ना। इसके बहुत सारे आप डेरिवेशन या बहुत सारे फॉर्मूलाज लिख सकते हो, RT के बेसिस पर, डेल्टा N के बेसिस पर। तो बेसिकली डेल्टा H का फॉर्मूला क्या हो गया मैम? एंथैल्पी जो होती है ना, दिस इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी प्लस PV, दैट इज एंथैल्पी H इज इक्वल U प्लस PV। हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट अप्लाइड, देखो जरा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी पूछा जा सकता है। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होगा? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर तुमसे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा है तो बेटा वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पूछा है तो मुझे कमेंट में बताओ किसके बराबर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा मैम? इसका करेक्ट आंसर आएगा इंटरनल एनर्जी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसके बराबर होता है मैम? कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आपकी हीट कैपेसिटी या हीट होती है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सीपी और सीवी का रिलेशन। इतना आसान क्वेश्चन, सीपी सीवी का रिलेशन मैम बहुत इजी है ये। सीपी इज इक्वल सीवी प्लस एनआर। क्या रिलेशन होता है मैम? सीपी इज इक्वल CV plus NR। ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट, जूल्स लॉ स्टेट्स दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन। जो हमारी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? क्या वॉल्यूम पर, प्रेशर पर, टेम्परेचर पर या फिर मास पर? तो सुनिएगा, जो आपका ये वैल्यू होती है वॉल्यूम और प्रेशर चेंजेस डोंट अफेक्ट इंटरनल एनर्जी। यानी किस पर डिपेंड करेगी मैम? वॉल्यूम पर तो डिपेंड नहीं करेगी, प्रेशर पर भी डिपेंड नहीं करेगी। यानी किस पर डिपेंड करेगी मैम? ये केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। यानी जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इंटरनल एनर्जी होती है यानी कि जो U होती है वो किसका फंक्शन होता है मैम? जूल्स थॉमसन के अकॉर्डिंग या जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेम्परेचर। आगे देखो, जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू क्या होता है? म्यू कुछ लोग इसको म्यू जेटी भी बोलते हैं। क्या होता है ये मैम? ये होता है डेल टी अपॉन डेल पी 1 अपॉन एच। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, इन्वर्जन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच। बेटा व्हाट इज इन्वर्जन टेम्परेचर? सिर्फ इसके क्वेश्चन का कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, व्हाट इज इन्वर्जन टेम्परेचर? द इन्वर्जन टेम्परेचर इज जूल, यहाँ पर जूल थॉमसन कोफिशिएंट मैक्सिमम होता है, या गैस जो है वो नाइदर कूल्स नॉर हीट्स, ना ज्यादा गर्म होती है ना ठंडी होती है, या हीट कैपेसिटी इन्वर्जन टेम्परेचर पर 0 रहती है, या फिर वर्क डन 0 होता है। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए बेटा कि जब जब इन्वर्जन टेम्परेचर की बात आएगी तो ना तो वहां पर ज्यादा
कूलिंग मिलेगी, ना तो वहां पर ज्यादा हीटिंग मिलेगी, राइट। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए मैम? करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गैस ना तो ज्यादा कूल होगी ना ही ज्यादा हीट होगी, कहां पे मैम? जब जब आप इन्वर्जन टेम्परेचर की बात करोगे तब। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आओ, फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल, बेटा आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है मैम? आइसोथर्मल का मतलब होता है कि dt की वैल्यू यहाँ पर 0, और हमें पता है del u इज इक्वल cv dt। dt की 0 हो गई है, मतलब del u की वैल्यू क्या होगी मैम? आइसोथर्मल कंडीशन में del u की वैल्यू कितनी होती है? del u की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है जी, आगे बढ़ो। फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल, एडियाबेटिक में क्या होता है मैम? एडियाबेटिक में Q की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। किसकी वैल्यू 0 हो जाती है मैम? Q की वैल्यू 0 हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। बेटा स्टैंडर्ड स्टेट में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होता है? हमेशा याद रखिएगा ये 0 रहेगा। क्यों मैम? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी एलिमेंट का अपने स्टैंडर्ड स्टेट में जो है वो कितना आएगा मैम? वो आएगा 0। यानी करेक्ट आंसर क्या होने चाहिए मैम? करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर 0। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेस लॉ इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? जो आपका हेस लॉ है वो किस पे बेस्ड होता है? हेस लॉ मैम एंथैल्पी से रिलेटेड होता है। ठीक है, समझ गई। बेस्ड किस पे होता है? क्या वो बॉयल्स पे बेस्ड है? बिल्कुल नहीं। क्या मैम वो एंट्रोपी पे बेस्ड है? बिल्कुल नहीं। क्या मैम वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है? बिल्कुल नहीं। किस पर बेस्ड है बेटा? एंड जो आपका हेस लॉ होता है दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किस पे बेस्ड होता है मैम? वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड है। नेक्स्ट इज एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। वही आ गया वापस से। एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होगा बेटा? एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर जो होगा वो चेंज इन एंथैल्पी क्यूपी के बराबर हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्यूपी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाओ। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी होती है? याद रखना हमेशा यहाँ जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी वो निगेटिव होगी। ऑलवेज पॉजिटिव गलत, ऑलवेज निगेटिव यस। कितनी होती है मैम? जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालेंगे उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा निगेटिव आती है, नियरली -57.3 किलो जूल पर मोल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, विच इज ऑलवेज निगेटिव। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैम सीधी सी बात है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड फॉर्म्स नहीं भाई, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए याद रखना है कि डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होती है मैम? निगेटिव। यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा मैम? करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंथैल्पी इज गिवन बाय। एंथैल्पी का जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है वो किसने दिया था? बॉयल्स ने, चार्ल्स ने, किरचॉफ ने या जूल्स ने? मैम सीधी सी बात है किरचॉफ्स इक्वेशन। किरचॉफ्स इक्वेशन में हमें बताया गया था कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंथैल्पी कैसा होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड यूजिंग। जो आपका एंथैल्पी चेंज होता है वो कैसे निकाल सकते हो? इससे या बॉन्ड एंथैल्पी से या स्टैंडर्ड पोटेंशियल से या केपी से? बहुत आसान सवाल है मैम, बॉन्ड एंथैल्पी से। बॉन्ड एंथैल्पीज का जब हम यूज करेंगे तो हमारी एंथैल्पी चेंज किसी भी रिएक्शन की बहुत इजीली हम बता सकते हैं। यानी करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पीज। नेक्स्ट, द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किसके बराबर होती है? अब सेम क्वेश्चन मैं बता चुकी हूं, किसके बराबर मैम? इंटरनल एनर्जी के बराबर। ठीक है जी, आगे बढ़िए। यूनिट ऑफ एंथैल्पी, यूनिट ऑफ एंथैल्पी क्या होता है मैम? एंथैल्पी की यूनिट होती है जूल पर मोल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेटा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जूल्स। आगे बढ़िए। विच प्रोसेस यूज हेस लॉ टू डिटरमिन एंथैल्पी चेंज? कौन सा प्रोसेस हेस लॉ का यूज करता है बेटा एंथैल्पी चेंज का डिटरमिनेशन करने के लिए? क्रिस्टलाइजेशन नहीं, डिस्टिलेशन नहीं, डायरेक्ट कैलोरीमेट्री बिल्कुल नहीं, बॉन्ड हेबर साइकिल। क्या करता है मैम? बॉन्ड हेबर साइकिल हेस लॉ का यूज करता है फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज। आगे बढ़िए। व्हेन अ गैस एक्सपांड्स अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर यानी पी एक्सटर्नल। बेटा अगर कोई गैस पी एक्सटर्नल के अगेंस्ट भी एक्सपांड कर गई है
तो वर्क डन कितना आएगा मैम, सीधी सी बात है, वर्क डन उस केस में आएगा माइनस पी डेल्टा वी। वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन आएगा मैम माइनस पी डेल्टा वी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। मुझे बताना कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती है कि वर्क आपका जीरो हो जाता है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सी वो कंडीशन है जब तुम्हारा वर्क जीरो हो जाता है। देखो हमें दिया है डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन ऑफ आर टी। ये इक्वेशन जो है वो किस पे वैलिड है, सॉलिड पे, लिक्विड पे, आइडियल गैस पे, आयनिक कंपाउंड पे। देखते ही पता चलना चाहिए ये वाली इक्वेशन केवल और केवल आइडियल गैसेस के लिए होती है। किसके लिए होती है, आइडियल गैसेस के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आओ, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस की हीट को बढ़ाने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उस हीट को क्या बोलते हैं, सीधी सी बात है मैम, स्पेसिफिक हीट। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा स्पेसिफिक हीट। आगे बढ़िए, विच प्रोसेस हैज डेल्टा एच जीरो। मैम कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू जीरो आ रही है, फेज चेंज, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, कंबशन या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कौन सा ऐसा है। सीधी सी बात है बेटा, आइसोथर्मल, यानी टेम्परेचर जीरो हो जाएगा। टेम्परेचर जीरो है बेटा तो डेल यू इज इक्वल सीपीडीटी, डेल टी इज इक्वल सीपीडीटी। ये किसके बराबर हो जाएगा मैम, आइसोथर्मल में भी ये जीरो हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ मैम, जो आपका डेल एच जीरो होगा वो होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस पे, जब जब आप आइडियल गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवा रहे होंगे। तो बेटा ये थे यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको यहाँ से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली यूनिट के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।